सो तो गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों की बात हुई थी लिसनर की और फिल्टर की। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने लिसनर को समझा था कि स्टार्ट और स्टॉप पे अगर कोई काम करना हो, एप्लीकेशन के स्टार्ट होने पे, एप्लीकेशन के स्टॉप होने पे तो हम कर सकते हैं। अलग अलग इवेंट पे अलग अलग काम किया जा सकता है। इसी तरह फ़िल्टर के बारे में जाना था कि रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट से आपके सर्वलेट पे पहुँचने या किसी जेएसपी या किसी रिसोर्स पे पहुँचने से पहले आप उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना चाहते हो, फ़िल्टर आउट करना चाहते हो, तो फ़िल्टर के थ्रू कर सकते हो। एंड अगर आपकी रिक्वेस्ट वापस बैक टू क्लाइंट जा रही है, तो क्लाइंट के पास जाने से पहले भी फ़िल्टर कर सकते हो। 2 फ़ेज़ थे फ़िल्टर के, ठीक है? वो भी बात हुई थी। तो इस तरह से हम लोग ने सर्वलेट को कंप्लीट किया था। बाकी फ़ाइल अपलोडिंग वगैरह हम बोले थे कि प्रोजेक्ट में बात कर लेंगे एंड एनोटेशन अप्रोच की बात करेंगे। लेकिन जेएसपी में बात अभी रह गई है, क्योंकि जेएसपी में हमने अभी ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है। जेएसपी में क्या सीखा हमने? कि भाई जेएसपी क्या होती है, जेएसपी किस तरीके से इंटरनली वर्क करती है और जेएसपी के टैग्स, डिक्लेरेटिव टैग, स्क्रिप्टलेट टैग एंड एक्सप्रेशन टैग। इतना ही देखें तो जेएसपी डायरेक्टिव अभी हमारा रह गया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेएसपी डायरेक्टिव। जेएसपी डायरेक्टिव या मैं लिखूं जेएसपी डायरेक्टिव टैग्स। ठीक है। जेएसपी डायरेक्टिव टैग क्या होता है भाई? जेएसपी डायरेक्टिव टैग आप बोल सकते हो कि ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, जो एक आपके जेएसपी पेज में ग्लोबली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैं लिख देता हूँ कि जेएसपी डायरेक्टिव टैग्स आर these are JSP directive tags are these are special special instructions। ये कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किस लिए होते हैं? दैट आर या मैं लिखूँ दैट प्रोवाइड दैट प्रोवाइड ग्लोबल इंफॉर्मेशन ग्लोबल इंफॉर्मेशन ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किस बारे में? अबाउट द जेएसपी पेज। अबाउट द जेएसपी एक जेएसपी पेज के अंदर ग्लोबली अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टिव टैग्स की मदद से कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन भाई? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जेएसपी का पेज है। अब इस जेएसपी के पेज में ग्लोबली मतलब ऊपर में हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जेएसपी डायरेक्टिव टैग की मदद से। तो ये जेएसपी के पेज में मान लो हमने अगर नीचे एरे लिस्ट यूज़ किया है, तो एरे लिस्ट को इंपोर्ट करने का काम कौन करेगा? डायरेक्टिव टैग। अगर मान लो कि मुझे इस पेज में किसी दूसरे पेज को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने का काम कौन करेगा? डायरेक्टिव टैग। ऐसे डायरेक्टिव हाँ, बहुत सारे काम होते हैं डायरेक्टिव टैग के, तो वही सब हम सीखने वाले हैं। डायरेक्टिव टैग मतलब जेएसपी के अंदर, ठीक है, जेएसपी के अंदर ग्लोबली कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो हम मतलब जेएसपी डायरेक्टिव टैग की मदद से देते हैं। हमने आपको बताया भी था कि डायरेक्टिव टैग्स जो है वो 3 तरीके के होते हैं, है ना? एक पेज सब लिखा हुआ है नोट्स में प्रॉपर तरीके से, इसे मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं यहाँ पे। पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड टैगलिब डायरेक्टिव। ये 3 तरीके के हमारे पास डायरेक्टिव्स होते हैं। और अरे यार! नोट्स ही बंद हो गया। 1 मिनट। तो टैगलिब होता है, पेज होता है और सॉरी पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव और टैगलिब डायरेक्टिव। इन डायरेक्टिव्स की मदद से हम क्या करते हैं? हम ग्लोबली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने जेएसपी के अंदर, एंड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता हूँ तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव का काम ये है कि भाई ये पेज जेएसपी पेज लेवल पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको देने के लिए काम आता है। फॉर सेटिंग पेज लेवल कॉन्फ़िगरेशन, फॉर सेटिंग पेज लेवल कॉन्फ़िगरेशन। पेज लेवल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया भाई? कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि वही हमने बताया कि भाई एक पेज में
कोई अगर एरे लिस्ट यूज़ की हो तो इसको हमने इम्पोर्ट किया, तो हम बोल सकते हैं इसको पेज लेवल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? इसी तरह मान लो कि हमने इस एरे लिस्ट में मान लो कोई एक्सेप्शन इस जेएसपी पेज में कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो एक्सेप्शन आते ही कौन-सा एक्सेप्शन वाला जेएसपी चल जाए, इन सबको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं बताऊँगा, आपको उतनी बातें समझ में नहीं आएगी। ये सब चीज़ें ऐसी है, प्रैक्टिकली देखने वाली चीज़ है। थ्योरेटिकली तब एक बार प्रैक्टिकली देख लोगे तो थ्योरी को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जेएसपी डायरेक्टिव क्या होता है? ग्लोबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द जेएसपी पेज। जेएसपी डायरेक्टिव में कई सारे डायरेक्टिव्स होते हैं, जिसमें पेज डायरेक्टिव, ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली, जिसमें पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव और टैग लीव डायरेक्टिव होता है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। इसमें पेज डायरेक्टिव का काम क्या है? पेज लेवल पे, ठीक है, पेज लेवल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है पेज डायरेक्टिव। कैसे प्रोवाइड करता है, आइए सीखें। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल प्रोजेक्ट बना लेते हैं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, और मैं दे देता हूँ जेएसपी डायरेक्टिव्स, ठीक है, 2.3 एंड फिनिश। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जैसे ही मैं एक जेएसपी बनाऊँगा, वेब पे राइट क्लिक किया हमने, न्यू किया, और यहाँ पे बनाया एक जेएसपी index.jsp, ठीक है? और जैसे ही हमने इंडेक्स बनाया, आप देखो पेज डायरेक्टिव ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मतलब बेसिक पेज लेवल की सेटिंग इसने कर दी। इस जेएसपी पेज पे बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसने पेज डायरेक्टिव की मदद से कर दी। मतलब पेज डायरेक्टिव का सिंटैक्स क्या हुआ भाई? इस तरह से @ ये डायरेक्टिव का सिंटैक्स होता है, यहाँ पे डायरेक्टिव नेम होते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्टिव नेम होता है। डायरेक्टिव नेम मान लो पेज है तो @पेज लिखेंगे। अब पेज डायरेक्टिव का ये सिंटैक्स के साथ-साथ यहाँ पे मुझे एट्रिब्यूट्स भी देने पड़ते हैं। यहाँ पे हम एट्रिब्यूट देते हैं। क्या मल्टीपल एट्रिब्यूट भी आप दे सकते हो। ये एट्रिब्यूट ही बताते हैं कि आप इस जेएसपी पेज में कौन-सी सेटिंग करना चाहते हो, कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। जैसे कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। इन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइए समझते हैं। तो कई सा तो पेज डायरेक्टिव के बेसिकली हमें एट्रिब्यूट्स को जानना है। लैंग्वेज एट्रिब्यूट का काम क्या है, कंटेंट टाइप एट्रिब्यूट का काम क्या है, पेज इनकोडिंग एट्रिब्यूट का काम क्या है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जेएसपी के जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एट्रिब्यूट। ईच डायरेक्टिव टैग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एट्रिब्यूट्स प्रोवाइडेड टू इट। ठीक है, दीज एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? ये दीज एट्रीब्यूट्स डिफाइंस द बिहेवियर, कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स ऑफ जेएसपी। तो ये एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें जानना है। तो पेज डायरेक्टिव में क्या-क्या एट्रीब्यूट यूज़ किया जा सकता है? जैसे बेसिक तो आपने देखा, तो मैं बहुत सारे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है कंटेंट टाइप, ठीक है? दूसरा हमारा इसी तरह हो सकता है, मान लो पेज इनकोडिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। कंटेंट टाइप, पेज इन लैंग्वेज की बात बाद में करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा हम बात कर सकते हैं इम्पोर्ट की, ठीक है? इम्पोर्ट एट्रीब्यूट। चौथा हम बात करेंगे सेशन एट्रीब्यूट। पाँचवा हम बात करेंगे इज़ ईएल इग्नोर्ड। इज़ ईएल, ई एल अपर केस में होगा, आई भी अपर केस में होगा। इग्नोर्ड एट्रीब्यूट का काम क्या है? ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी तरह छठे की बात हम कर लेंगे, इज़ एरर पेज एट्रीब्यूट। सातवां हम, या इज़ एरर था कि एरर पेज था? नहीं, एरर पेज था ना। एक था एरर पेज, हाँ, एक इज़ एरर पेज भी तो होगा। इज़ एरर पेज एट्रीब्यूट, तो कितने हो गए? 7 हो गए। इसी तरह हम अब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट, इसकी बात कर लेंगे। या लैंग्वेज एट्रीब्यूट लास्ट में रखो। 8वें पे हम रख लेते हैं, मान लो अपना बफर एट्रीब्यूट, और 9वें पे हम रख लेते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट। ये 9 हमें एट्रीब्यूट पढ़ना है, ठीक है? ये हमें 9 एट्रीब्यूट पढ़ना। एक और होता है, 10वां भी चलो लिख देते हैं, ऑटो फ्लश, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑटो फ्लश जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, इसके बारे में हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो बेसिकली हमें ये 9 एट्रीब्यूट, पूरे एट्रीब्यूट हमने लिख दिए, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है नहीं। हम ये 9, ये इवन ये भी, ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? बहुत रेयरली यूज़्ड होते हैं। इन 8 के बारे में हमें अच्छे से समझना है। तो ये हमारे क्या है, जेएसपी पेज डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट। इन पेज डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, जेएसपी पेज के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कैसी कॉन्फ़िगरेशन भाई, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कंटेंट टाइप क्या है। एक-एक करके मैं समझा रहा हूँ, नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है। कंटेंट टाइप ये बताता है, कंटेंट टाइप ये बताता है कि किस तरीके का कंटेंट आप अपने क्लाइंट को शो करना चाहते हो। जैसे मैं अगर इस पेज को, इस प्रोजेक्ट को रन करूँ, ठीक है? इस प्रोजेक्ट को हमने रन किया, ध्यान देना। इस प्रोजेक्ट को हमने रन किया, तो ब्राउज़र में आप मुझे बताओ कि ये जो पूरा कुछ लिखा हुआ है, वो किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? एज़ अ एचटीएमएल और एज़ अ टेक्स्ट? बताएँ भाई? जो भी तामझाम लिखा हुआ है, एज़ अ एचटीएमएल ट्रीट किया जाएगा क्लाइंट के लिए, एज़ अ टेक्स्ट? HTML सर। हाँ, एचटीएमएल। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसीलिए हमें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे हेलो हाय कुछ लिखते हैं, मान लो हमने हेलो लिखा है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ हेलो मिल रहा है, ये सब लिखा हुआ क्यों नहीं मिल रहा है? हेड, बॉडी, एचटीएमएल, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है कि आपने जो लिखा वो सब प्रिंट हो जाए। ये तो एक एचटीएमएल है। तो भाई कैसे पता चला ब्राउज़र को कि मुझे ये एज़ अ एचटीएमएल ट्रीट करना है, नॉट कि एज़ अ टेक्स्ट? वो पता चला कंटेंट टाइप से। तो जब भी देखो, ये जो डेटा है, ये बताओ, जेएसपी हमने क्लाइंट साइड लिखी हुई है, जेएसपी क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है? सर्वर साइड। क्लाइंट साइड। सर्वर साइड है सर। सर्वर साइड है, ठीक है। जेएसपी हमारी सर्वर साइड है, और ये मेरा हो गया सर्वर, और सर्वर से जो क्लाइंट पे रिस्पॉन्स जा रहा है, वो जाहिर सी बात है कि वो भाई नेटवर्क के थ्रू जा रहा होगा। यस सर। यस सर। अगर वायर्ड नेटवर्क है तो डेटा हमारा बाइट्स के फॉर्म में जा रहा होगा। यस सर। यस सर। और जब हमारा ब्राउज़र पे आया, तो ब्राउज़र को इस बाइट्स को वापस से डिकोड करना होगा। यस सर। ये सब करना होगा। यस सर। तो हम बताते हैं यहीं पे कि ब्राउज़र तुम्हें किस हिसाब से इस डेटा को ट्रीट करना है। तो हमने एक बताया, इसको हम लोग बोलते हैं एमआईएमई टाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमआईएमई टाइप। एमआईएमई स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एमआईएमई मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसको बोलते हैं एमआईएमई टाइप, जो बताता है कि हमारा जो ये पूरा कंटेंट है जेएसपी का, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन हुई ना, ये कंटेंट को क्लाइंट को क्लाइंट इस कंटेंट को किस तरीके से ट्रीट करे, एज अ टेक्स्ट ट्रीट करे, एज अ जेसन ट्रीट करे, एज एचटीएमएल ट्रीट करे। तो हमने बताया एज अ एचटीएमएल ट्रीट करे, तो इसीलिए वो एचटीएमएल हेड, मेटा, टाइटल, हेड, बॉडी टैग को प्रिंट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ हेलो को प्रिंट कर रहा है। फिर दूसरा हमने बताया, ये इसको बोलते हैं हम लोग इनकोडिंग टेक्नीक, क्योंकि मेरा डेटा गया है किस फॉर्म में? मेरा डेटा गया है बाइट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे इनकोडिंग टेक्नीक बताया गया कि भाई ये वाली टेक्नीक का यूज़ करके आप डिकोड करें, है ना? क्योंकि हर डेटा को इनकोडिंग डिकोडिंग इंटरनली होती है। तो ये कैरसेट, यूटीएफ-8, ये क्या है? ये एक तरह का, आप बोल सकते हो कि एक तरह का इनकोडिंग टेक्नीक है। इट इज़ अ कैरेक्टर इनकोडिंग। आईएसओ आईएसओ करके भी आता है, 8859। यूटीएफ-8 तो बहुत फेमस वन है। जो अलग-अलग इनकोडिंग, जो कैरेक्टर इनकोडिंग जो टेक्निक्स होती हैं, एक यूटीएफ-8 होता है। यूटीएफ-8 में हर तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, सारी लैंग्वेज पाई जाती है। इसमें सारी लैंग्वेज, यूटीएफ-8 में सारी लैंग्वेज, मतलब आप यहाँ पे हिंदी भी लिखे हो तो ब्राउज़र उस हिंदी को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर कैरसेट आप यूज़ नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपने कोई कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हो तो ब्राउज़र उसको समझ ही नहीं पाए कि भाई आपने क्या प्रिंट करना चाहते हो। तो ये हम इनकोडिंग टेक्नीक बताते हैं, तो ब्राउज़र समझता है अच्छा इस इनकोडिंग तहत के थ्रू आ रहे
बाइट के डेटा को मुझे प्रिंट करना है। समझ में आया ये दोनों खेल दोनों का? सर एसिक है जो वो भी तो इनकोडिंग में ही ना आता है। आस्की हाँ यस सर। आस्की बेसिकली यूनिकोड का एक सबसेट है। यूनिकोड क्या डिफाइन करता है? हर कैरेक्टर का एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, हर एक कैरेक्टर का एक वैल्यू हाँ एक वैल्यू बताता है हमें। बट उसकी कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो ना कि भाई ठीक है यूनिकोड जो है वो किसके अंदर आता है, कोई ना कोई इनकोडिंग टेक्निक के अंदर आएगा, तो ये UTF-8 के अंदर आएगा। ऐसे कई सारी इनकोडिंग टेक्निक होती है, तो UTF-8 के अंदर सब का सब आ जाता है। कोई भी लैंग्वेज होगी आप प्रिंट कर सकते हो। तो दो चीज़ रहेगी कंटेंट टाइप में, जब भी आप सर्वर से क्लाइंट के पास डेटा लेकर के जाएंगे आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेगी कि इस डेटा को ट्रीट कैसे कराना है एज अ HTML, हमने बोला टेक्स्ट HTML। अच्छा, फिर आपको इनकोड किस बेस पे कराना है, हमने बोल दिया कि भाई ये इनकोडिंग टेक्निक का यूज़ करके इनकोड कर लो। ठीक है, बात समझ में आई सर इतनी? हाँ सर बोलिए। एक बेस 64 भी तो यूज करते थे जावा में। नहीं वो दूसरा है भाई साहब, वो तो आप खुद की क्लास है वो जो आपको इनकोड करने में हेल्प करती थी। यहाँ इनकोडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है ना बेस 64। यस सर। बेस 64 के थ्रू आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आप उसको इनकोड डिकोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इनकोड डिकोड आप कर रहे हो या आप ब्राउजर से करवा रहे हो? यस सर, ब्राउजर से हाँ ऑटोमेटिक। तो हम सो रहा है। हाँ तो हम बस बता देते हैं कि भाई UTF-8 के थ्रू आपको करना है, और ये UTF-8 ब्राउजर जानता है क्योंकि ब्राउजर डेवलप किया ही जाता है इन इनकोडिंग टेक्निक्स को इंक्लूड करते हुए, तो वो कर लेता है। तो कंटेंट टाइप में सिर्फ दो चीज़ें दी जाएंगी। अब हम देखो इसका कंटेंट टाइप अगर बदल दें, हम कर दें अगर मैं यहाँ कर दूँ plain/text, अगर मैंने ये कर दिया MIME टाइप हमने बदल दिया इसका, अब देखो क्या होगा, रिफ्रेश करोगे गलत लिख दिया सर, अननोन डायरेक्टिव, अननोन हमने कुछ लिख दिया। टेक्स्ट/प्लेन होता है क्या, क्या होता है भाई? सर मैनुअल इनकोडिंग करने का नीड कब पड़ता है? देखिए ये हमारा आया, एक मिनट थोड़ा सा सब्र रखें, आप लोग चीज़ें पहले समझ लीजिए ध्यान से, फिर हमें बात समझ में। मैनुअल इनकोडिंग का जरूरत कब पड़ेगा ये आप हमें बताइए। भाई आपके पास कोई पासवर्ड है, आप उसको डेटाबेस में स्टोर करा रहे हो, तो मैनुअली भाई उसको इनकोड करोगे। फाइल सिस्टम में सर। हाँ, आप मैनुअली उसको इनकोड करके डेटाबेस में स्टोर कराओगे, जब पासवर्ड रीड करोगे तो मैनुअली डिकोड करोगे। ठीक है, तो टेक्स्ट और प्लेन यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इसका इसका MIME टाइप बदला, क्या हो गया यहाँ पे देखिए। अब क्या एज ए HTML ट्रीट हो रहा है या एज ए टेक्स्ट ट्रीट हो रहा है? टेक्स्ट है सर पूरा। हाँ, तो यही है खेल देखो कंटेंट टाइप का। और भी आप कर सकते हो एप्लीकेशन/जेसन, जेसन अभी मैं नहीं करूँगा, आगे चल के हम जब REST API पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन/जेसन भी कर सकते हो, पूरा का पूरा डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप यहाँ एप्लीकेशन/PDF कर सकते हो, पूरा का पूरा एज अ PDF आपको मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो कंटेंट टाइप बेसिकली क्या बता रहा है, ये बताएं हमें, कंटेंट टाइप का क्या यूज़ हुआ? सर कंटेंट एक्सेस हाँ टेक्स्ट HTML। करेक्ट, ऐसा कंटेंट आने वाला है। हाँ क्लाइंट को कंटेंट किस तरीके से शो करना है, किस मेथड से शो करना है, बस ये दो चीज़। चलो ये क्लियर हुआ कंटेंट टाइप। मैं जो जो क्लियर होते जा रहा है वो मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं पेज इनकोडिंग का। पेज इनकोडिंग भाई यहाँ भी आप बोले UTF-8, यहाँ भी UTF-8, क्या मतलब है? पेज इनकोडिंग का मतलब है कि GSP के अंदर जो चीज़ें आप हेलो लिख रहे हो, हाय लिख रहे हो, ये हेलो हाय किस हिसाब से इनकोड होंगी। पेज इनकोडिंग वाला मतलब हो गया आपके JSP पेज के अंदर की बात। कंटेंट टाइप का मतलब हो गया JSP पेज की बात हो रही है या क्लाइंट को कैसे दिखाना है उसकी बात हो रही है? क्लाइंट को सर। हाँ क्लाइंट को कैसे दिखाना है। हाँ, बट यहाँ पे क्लाइंट का बात नहीं हो रहा है UTF-8 में। ये क्या हो रहा है, इट टेल्स द JSP इंजन हाउ टू इंटरप्रेट बाइट्स इन JSP। ठीक है, जब जब आपके
ये जब जीएसपी जो आपकी होती है वो इंटरनली सॉलिड में कन्वर्ट होती है। जब सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो जो यहाँ जी पे आप सर। कैरेक्टर्स लिखे होंगे, मान लो यहाँ पे आपने तेलुगु मराठी लिखा हुआ है, तो कहीं न कहीं वो इनकोड होगा ना बाइट्स में कन्वर्ट होने समय? जी सर। यस सर। इनकोडिंग टेक्निक्स हम देते हैं यहाँ पे कि भाई जब इस जीएसपी का बाइट बने, तो उस जीएसपी का बाइट जब बने तो किस बेस पे बने भाई? तो यहाँ पे भी इनकोडिंग टेक्निक दे देते हैं। तो ये इनकोडिंग टेक्निक होता है जीएसपी जब बाइट में कन्वर्ट हो रही होती है उसके लिए, और ये इनकोडिंग होता है जब बाइट वापस से आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा होता है ब्राउज़र लेवल पे उसके लिए। तो ये अपने साइड का काम है, ये क्लाइंट साइड का काम है। तो ये पेज इनकोडिंग हो गया, ये कंटेंट हो गया। अच्छा, ये तो बेसिक हो गया, ये तो मान लो कि नहीं भी दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज की बात करें तो मतलब स्क्रिप्टलेट टैग जो हमारा होता है, इसके अंदर आप जो लैंग्वेज लिखते हो उसी लैंग्वेज को यहाँ दिया जाता है। तो मॉडर्न जो जीएसपी हैं उनमें हम लोग जावा ही देते हैं, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर पहले जो होते थे, जो ओल्ड जो जीएसपीज़ होती थी, उनमें हम स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिखते थे। अब हम जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? स्क्रिप्ट टैग में। अब जावास्क्रिप्ट लिखना होता है तो हम स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं। तो स्क्रिप्टलेट में हम क्या लिख रहे होते हैं अब? जावा ही लिख रहे होते हैं। तो हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी लैंग्वेज जावा है, वो जावा ही रहेगी वो। लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए लिख दिया जाता है, लेकिन कोई नीड नहीं है, ठीक है? तो ये बताता है लैंग्वेज जावा, ये एट्रीब्यूट बताता है कि आपके स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो कौन-सी है। हालाँकि ये नीड है नहीं, क्योंकि मॉडर्न जेएसपी में हम स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर जावा ही लिखते हैं, ऑलवेज़ जावा। सो ये आपको डिफ़ाइन करने की नीड है नहीं। पर लिखते हो तो ठीक है, एक मतलब विज़ुअल फ़ॉर्मेट में आपको चीज़ें दिखती हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये तो बेसिक हो गए बिल्कुल। अब थोड़े काम के एट्रीब्यूट की बात कर लें। एक होता है हमारे पास, अब मैं यहाँ पे ऐसे स्पेस ले लेता हूँ और ये कंटेंट टाइप लैंग्वेज ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? और रीडेबल दिखेगा हम लोग को, और ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं भाई इम्पोर्ट की। एक इसका एट्रीब्यूट होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट से हम कुछ भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पैकेज को भी कर सकते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, या किसी स्कैनर को करना जावा यूटिल डॉट स्कैनर, इस तरह से इम्पोर्ट कर सकते हो। इम्पोर्ट जो पैकेज रहेगा वही आप यहाँ पे स्क्रिप्टलेट के अंदर यूज़ कर सकते हो वो क्लासेस को, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना? जी सर। यस सर। इसी तरह एक होता है हमारे पास सेशन एट्रीब्यूट। सेशन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। देखो, इसमें होता क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे हम स्क्रिप्टलेट टैग यूज़ करते हैं तो हमें कई सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिलते हैं। बताया था इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने? यस सर। कई सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिलते हैं। उसी तरह एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिलता है सेशन। देखो, तो हम यहाँ से अगर कोई वैल्यू सेशन में सेट की है तो यहाँ से हम सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये क्यों हो पा रहा है? सेशन आपको सेशन का एक्सेस क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेशन एट्रीब्यूट ट्रू होता है। लेकिन अगर आपके किसी जीएसपी के पेज पे अगर आपको सेशन मैनेजमेंट, सेशन की चेकिंग नहीं करनी है, हम लोग सेशन ट्रैकिंग करते हैं लॉगिन लॉगआउट के केस में, यस सर। है ना? लॉगिन लॉगआउट केस में हम सेशन की ट्रैकिंग करते हैं, हम सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट करके चेक करते हैं। हो सकता है कि आपको किसी जीएसपी पे सेशन की ट्रैकिंग नहीं करनी है, तो आप सेशन को फॉल्स कर दोगे। उससे क्या होगा? आपको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सेशन मिलना बंद हो जाएगा। ये मिलना हमें बंद हो जाएगा। कब करना चाहिए? देखो, सेशन सेशन जो है वो यूज़र स्पेसिफिक डेटा को रखता है, ठीक है? तो हम अपने इस जीएसपी को, अगर इस जीएसपी में अगर सेशन की नीड नहीं है, ध्यान सुनना, इस जीएसपी में अगर सेशन की नीड नहीं है, तो मैं क्यों सेशन ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे करके इस पेज को कॉम्प्लेक्स बनाऊँ? इस पेज को मैं क्यों हैवी करूँ? तो कहीं न कहीं इंटरनली अगर सेशन का एक्सेस मिल रहा है, तो कहीं न कहीं इंटरनली सेशन ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा रहा होगा, तभी ना एक्सेस मिल रहा है। जी सर। जी सर।
और सेशन ऑब्जेक्ट में डेटा होता है। तो हम अगर अपने जेएसपी को लाइट वेट रखना चाहते हैं, अगर मेरे जेएसपी में सेशन ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, तो आप सेशन को फॉल्स कर दोगे। सेशन को फॉल्स करने से होगा क्या? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा आप सेशन ऑब्जेक्ट आप, ठीक है। तो ये सिंपल सेशन एट्रीब्यूट था। इसी तरह आगे हम बात करें, एक होता है इज ईएल इग्नोर्ड। ये ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इज ईएल इग्नोर्ड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू। इसका मतलब ईएल का, ईएल स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज की वैल्यू अगर ट्रू है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज इग्नोर्ड की वैल्यू अगर ट्रू है, तो आप बताएं बताएं कि ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज इनेबल है कि डिसेबल है? इनेबल है। डिसेबल है। हाँ, डिसेबल है, क्योंकि ये इग्नोर है। क्या आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज को इग्नोर करना चाहते हो? यस। तो किसी चीज को इग्नोर करना मतलब इनेबल या डिसेबल? जाहिर सी बात है, डिसेबल। तो क्या होता है ईएल इग्नोर? ये हम आगे आपको जेएसटीएल में पढ़ाएंगे, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आगे हम जेएसटीएल में आपको बताएंगे, ठीक है। इसको बाहर निकाल दें। ये हम जेएसटीएल में बात करेंगे इज ईएल इग्नोर्ड के बारे में कि क्या होता है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज एक सिंटैक्स होता है जिससे आप बहुत लाइन ऑफ कोड को बचा सकते हो। तो अगर आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हो, एक्सप्रेशन लैंग्वेज के सिंटैक्स को यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इज ईएल इग्नोर्ड की वैल्यू फॉल्स करनी पड़ेगी। और एक्सप्रेशन लैंग्वेज को नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो इसको इग्नोर कर दो, ट्रू कर दो, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग आगे चल के करेंगे। तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हम बाद में पढ़ेंगे जीएसटीएल में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देन यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एरर पेज एंड एक है इज एरर पेज। एरर पेज, एरर पेज और एक होता है इज एरर पेज। अब इसके बारे में समझ लो। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। अब देखो, फॉर int i is equal to 1, i less than equal to 100 and i plus plus, ठीक है, i plus plus, ये हो गया। एंड इफ, या मैं आउट डॉट प्रिंट कर लूँ इसको, आउट डॉट प्रिंट। ये आउट क्या है भाई साहब यहाँ पे? इम्प्लिसिट। हाँ, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है आउट? लाइट का सर, हाँ, किसका है? प्रिंट करने का सर। प्रिंट करने का ऑब्जेक्ट? ये किसका ऑब्जेक्ट होता है भाई? क्लास का ना ऑब्जेक्ट होता है। आउट कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? जेएसपी राइटर का। भूल गए क्या भाई साहब? आप लोग लाइटर बोले थे, फूल हो रहा था। हाँ, भूल तो नहीं रहे हैं आप लोग सारी चीजें? आगे के पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ। जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इससे हम कुछ प्रिंट करा सकते हैं ब्राउजर पे। मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करा दिया। चलो, इफ कंडीशन लगाया, इफ इफ अगर आई इक्वल टू 90 हो जाए, तो क्या करना है? ये वाला कोड चलाना है। स्ट्रिंग के इज इक्वल टू नल एंड के डॉट लेंथ। आप बताएं क्या होगा इससे? अगर मैं इस जेएसपी को चलाऊंगा तो क्या आएगा हमें, बताइए। ये हेलो हटा रहा हूँ, ये चलो हेलो रहें। एरर आएगा सर। कौन सा एरर आएगा? सर नल पे मेथड चल रहा है तो आता है एक्सेप्शन आएगा, नो नल पॉइंटर करके। एक्सेप्शन। Yes, सवाल null ये है कि pointer। अगर एक्सेप्शन आएगा तो होगा क्या? देखो, एक्सेप्शन आएगा तो कांड हो जाएगा, ऐसा आपको दिखेगा, इंटरनल सर्वर एरर। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे भाई कि एरर आए तो ये गंदे तरीके से दिखे। तो हम जीएसपी में आ रहे किसी भी एरर को बहुत ही कायदे से, तमीज से हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक एरर पेज बना देते हैं। देखो, अभी तक ये जो है ना, ये सब तो ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हम एट्रीब्यूट, एरर पेज एट्रीब्यूट की मदद से हम एक एक ग्लोबल एरर पेज बना सकते हैं। मैंने बना दिया एरर डॉट जेएसपी।
अब जब भी एरर आएगा तुरंत कंट्रोल कहाँ जाएगा? एरर डॉट। जब भी एक्सेप्शन आएगा एरर डॉट जेएसपी पे हम जाएंगे। देखो अब क्या बोल रहा है? एरर डॉट जेएसपी नॉट फाउंड। मतलब एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन आते ही हम कहाँ गए? एरर डॉट जेएसपी पे। अच्छा तो बना दो एरर डॉट जेएसपी। ये हमने एक जेएसपी बना दिया, एरर डॉट जेएसपी। अब इसमें बताइए कि एरर पेज कौन सा है? इंडेक्स एरर पेज है या एरर डॉट जेएसपी एरर पेज है? हाँ भाई, एरर डॉट जेएस हाँ ये मेरा एरर पेज है। तो इस पेज डायरेक्टिव का एक एट्रीब्यूट है इज एरर पेज। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, हम इसकी ट्रू कर लेंगे। ट्रू करने से क्या कमाल हो जाएगा? होगा ये कि आपके स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर आपका जो ये स्क्रिप्टलेट, आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। हाँ, आपका ये जो स्क्रिप्टलेट टैग है इसके अंदर आपको एक्सेप्शन नाम का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा एक्सेप्शन नाम का, सी। लेकिन जैसे ये एक्सेप्शन क्लास है ना, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस एरर पेज को ट्रू कर दूं, अब आपको एक्सेप्शन का ऑप्शन मिलेगा। देखो तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग में अपने इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा। तो जो एक्सेप्शन आया होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ अच्छे से लिख भी सकते हो, H3 टैग या H2 टैग में एक्सेप्शन ऑकर्ड ऐसे। अब आप देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, जीएसपी डायरेक्टिव। तो देखो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, इसको आप किसी ब्राउज़र में चलाएं। यहाँ पे नहीं सही से दिखता है एक्सेप्शन वाला सीन। आप किसी ब्राउज़र में आ जाएं, ब्रेव में आ जाते हैं हम। ये देखो एक्सेप्शन ऑकर्ड, कौन सा एक्सेप्शन? जावा नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग लेंथ बिकॉज के इज नल। जैसे ही मैंने अपने इंडेक्स डॉट जेएसपी को हिट किया, इंडेक्स डॉट जेएसपी को हिट करते ही हुआ क्या होगा? ये कोड चला होगा ये वाला, और ये कोड जैसे ही चला होगा आई की वैल्यू 90 पे तुरंत एक एक्सेप्शन ऑकर हुआ होगा। एक्सेप्शन आते ही एरर पेज ने क्या किया? तुरंत हमारे कंट्रोल को एरर पेज पे ले गया और साथ में वो जो एक्सेप्शन है वो भी, और वही एक्सेप्शन को हमने अपने एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की मदद से प्रिंट कर दिया। एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कब मिलता है? जब इस एरर पेज की वैल्यू आप ट्रू रखेंगे। तो आप तभी इस एरर पेज की वैल्यू ट्रू रखें जब वाकई आपको एरर डॉट जेएसपी पे एक्सेप्शन को प्रिंट करना है। अदरवाइज अननेसेसरी अपने पेज को आप हेवी कर रहे होंगे। बात समझ में आई इस एरर पेज और एरर सर पेज की? सर एक्सेप्शन है जो वेरिएबल कहाँ से लाए? ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जैसे आप रिक्वेस्ट है, सेशन है, बहुत सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं ना यहाँ पे। यस सर। वैसे ही इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मतलब जेएसपी के अंदर रेडीमेड वेरिएबल्स जो आपको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सेशन हो गया, ये देखो सेशन एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। एप्लीकेशन है, कॉन्फ़िग है, पेज कॉन्टेक्स्ट है, पेज है, बहुत सारे हैं। बात करेंगे आज 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की, आज हम बात करेंगे लास्ट में। तो इस उसी में से एक एक्सेप्शन भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब एक बात सवाल यहाँ पे ये है, ये हेलो प्रिंट क्यों नहीं हुआ? यही कोड अगर मैं कंसोल में चलाता तो एक्सेप्शन कब आता? 90 पे आता ना, 89 तक तो प्रिंट होता ना। यस सर। पर यहाँ क्यों नहीं हुआ फिर वेब में? यहाँ देखो, ये तो बड़ा गलत काम है भाई, मेरा हेलो भी नहीं आ रहा है। ये क्या बात हुई? सीधा आप एक्सेप्शन दिखा रहे हो हमें, चक्कर क्या है? शायद प्री कंपाइल हो गया कुछ। सर नमस्ते सर। प्री कंपाइल, प्री कंपाइल नहीं, इससे मतलब नहीं है। देखो सीन कैसा मैं आपको बताता हूँ। सीन कुछ ऐसा है
ये आपका जेएसपी है, या मैं बोलूँ कि इसको मैं हटाता हूँ। देखो, ये आपका जेएसपी है। जीएसपी पे आपने कुछ कोड लिखा है। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान बात है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसपी में आपने कोड लिखा है। ये जो कोड है ये एक आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है? कोड एक आउटपुट जनरेट कर रहा है। अब आउटपुट में मेरा जो मेरा कोड है वो कुछ न कुछ आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है? और आउटपुट में मेरा क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें तो प्रिंट हो रही हैं, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, एक एक्सेप्शन आ रहा है। कुछ चीज़ें तो प्रिंट हो रही हैं, बट लास्ट में क्या हो रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। तो जब मेरा जेएसपी सर्वलेट में कन्वर्ट होता है, तभी चीज़ें प्रोसेस होती हैं ना? यस सर। ये एक्चुअल में सर्वलेट है। और सर्वलेट के अंदर जब कोड हमारा चल रहा होता है, तो ये इमीडिएटली क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। जैसे हम लोग स्ट्रीम होता है ना, लाइव स्ट्रीम में अब बताओ, डेटा इमीडिएटली सेंड होते रहता है या इकट्ठा हो के आता है लाइव स्ट्रीमिंग में? तो कोई बंदा यूट्यूब पे लाइव इमीडिएटली। स्ट्रीम कर रहा होता है तो उसका डेटा इमीडिएटली आ रहा होता है क्लाइंट तक, या फिर थोड़ा रुक रुक के आ रहा होता है? लगाओ दिमाग। इमीडिएटली आएगा हाँ, सर। इमीडिएटली आएगा। तो ये लाइव स्ट्रीम वाला सीन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ सीन कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट जीएसपी पेज के अंदर एक बफर होता है 8 केबी का, बाय डिफॉल्ट। सर हाँ बोलिए। लैग भी तो करता है लाइव स्ट्रीम, जो लैग करता है। लैग तो इंटरनेट इशू की वजह से करता है ना यार, उसमें उसका क्या। अब आप वो डेटा आ रहा है लेकिन उस डेटा को आप कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो टाइम पे। डेटा आया 0.1 मिली सेकेंड पे, आप उसको कलेक्ट कर रहे हो 1 सेकेंड पे, तो वो तो लैग आपकी गलती है ना, एप्लीकेशन का फॉल्ट थोड़ी है। तो ये बफर होता है, 8 केबी का बफर होता है जीएसपी के पास बाय डिफॉल्ट। जब भी जीएसपी से क्लाइंट को रिस्पांस जाता है, वो रिस्पांस पहले क्या होता है, इस बफर में स्टोर होता है। तो ये प्रिंट व्रिंट सब स्टोर हो रहा होगा इसमें, सब स्टोर हुआ। लेकिन इसने देखा अरे भाई एक्सेप्शन आ गया, तो जितना स्टोर वैल्यू थी उसको हटा करके एक्सेप्शन से रिप्लेस कर दिया गया, और देन आपको ये बफर भेजा गया, तो आपको ओनली क्या मिला, ओनली आपको एक्सेप्शन मिला। मतलब आप बताओ ये सही है या गलत है, या यूज केस पे डिपेंडेंट है? यूज केस पर हाँ, डिपेंड ये है। यूज केस पे डिपेंडेंट है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो डेटा है वो इमीडिएटली ना रिफ्लेक्ट करे, इमीडिएटली रिफ्लेक्ट अगर मान लो अगर करते हो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सब प्रिंट हो जाता, और बाद में पता चलता एक्सेप्शन आया है। तो एक्सेप्शन आने की वजह से जो डेटा अब क्लाइंट तक जा चुका है उसको अब आप रोक नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम एक बफर बना देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई पहले अपने साइड भर के देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर सारी कुछ सही है तो हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो बफर से हम क्या करेंगे, सारे डेटा को रिप्लेस करके एक्सेप्शन फिल करके भेज देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आ जाता है पिक्चर में, बफर। तो देखो बाय डिफॉल्ट 8 केबी होता है। तो इस बफर में ये रिस्पॉन्स स्टोर हो रही है, हेलो स्टोर हुआ, आई की वैल्यू जो हमने प्रिंट किया 1 से लेके 89 तक वो स्टोर हुई। 90 पे एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन आने की वजह से क्या हुआ, आपका बफर क्लियर हुआ, और मतलब बफर में जो भी आउटपुट था वो हटाया गया और एक्सेप्शन को सिंपल भेज दिया गया। समझ में आया काम? ऐसे क्यों हमारा यहाँ पे सारा कुछ नहीं आ रहा है डेटा, क्योंकि इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है ना, वो बफर में स्टोर होकर के आ रहा है। और बफर में स्टोर होने से फायदा क्या होता है, सर्वर को टाइम मिल जाता है अपने कोड को एनालाइज करने का कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आप इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट करोगे तो सर्वर को टाइम नहीं मिलेगा। बफर की वैल्यू नन कर दो, बफर की वैल्यू नन कर दो। अब देखो, ये देखो, अच्छा एक सॉरी, यहाँ पे एक गलती हमने क्या कर दी, टेक्स्ट प्लेन नहीं, टेक्स्ट HTML, सॉरी टेक्स्ट, हाँ HTML कर लेते हैं। अभी देखना आप यहाँ पे,
देखो हेलो 1 2 3 4 लेके 89 और 90 भी आ गया। 90 क्यों आया यार? 90 आना चाहिए था क्या? ऊपर प्रिंट किया, अच्छा ऊपर प्रिंट किया, ठीक है 90 भी आएगा एंड देन बाद में चेक होगा। तो देखो अब आप बताओ कि जो रिस्पॉन्स है वो सर्वर से क्लाइंट तक इमीडिएटली आ रहा है या होल्ड होके आ रहा है? immediately हाँ, इमीडिएटली। उसने उधर हेलो प्रिंट किया, इधर हेलो, उसने 1 2 3 इमीडिएटली रिस्पॉन्स आया एंड बाद में पता चला एक्सेप्शन था। तो ये तो बहुत गलत है ना यार कि आधा आउटपुट आप दिखा रहे हो फिर बता रहे हो एक्सेप्शन है यार। इससे बढ़िया है कि हमें बता देते कि हाँ पेज में गड़बड़ी थी। तो ये यूज़ केस पे अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आप चाहोगे कि हाँ भाई पूरा डेटा मिले, 5 मिनट तक स्ट्रीमिंग ठीक हुई, उसके बाद स्ट्रीम करप्ट हो गई, तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक फिक्स आउटपुट देना चाहते हो यूज़र को, आप स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि पहले मैं अपना पूरा आउटपुट एनालाइज़ कर लूँ कि सब कुछ ठीक तो है। अगर सब कुछ ठीक है तो दूँ, कुछ गड़बड़ है तो एक्सेप्शन दूँ। तो वैसे केस में आप अपने बफर का साइज़ सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 8 केबी होता है, उसको आप बढ़ा सकते हो, 16 किलोबाइट भी कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो, 256 भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जेएसपी हर एक यूज़र के लिए रहेगी। हर एक यूज़र के लिए ये जेएसपी रहेगी, तो आपका अगर ज़्यादा बफर साइज़ कर दोगे, तो फिर सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, स्पेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत इसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई है कि हाँ, इतनी लिमिट तक आप बफर साइज़ रख सकते हैं, लेकिन आप इसको एमबी-वेमबी में मत रख देना। उससे क्या दिक्कत होगी, आपका सर्वर स्पेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर मल्टीपल यूज़र आएँगे। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 8 केबी होता है, अगर आपका जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हो वो बहुत ही बड़ा है, तो थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो आप, 16 कर दो, 32 केबी कर दो। बफर का यूज़ समझ में आया क्या है? yes सर sir. सर बफर एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है। हाँ, बिल्कुल टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ये देखिए, ये आप कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हो जो पूछना नहीं चाहिए एक्चुअली। क्या हम यहाँ पे डेटाबेस बनाए हैं? नहीं ना। ये तो भाई जो चीज़ हम कोड लेवल पे करते हैं, जहाँ पे हम डेटाबेस में नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे हम फाइल में नहीं जा रहे हैं, वो अब इस लेवल पे आप पहुँच गए हो, ये चीज़ें पूछने वाली नहीं है। ये चीज़ खुद से समझने वाली है कि ज़ाहिर-सी बात है टेम्परेरी स्टोरेज होगा। डेटाबेस स्टोरेज तो हम बना नहीं रहे हैं। तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होगा। अगर हम अपने सर्वर से प्रोजेक्ट को अनडिप्लॉय करेंगे, सब क्लीन, सारा कुछ साफ। ठीक है? तो ये बफर का साइज़ आप अपने हिसाब से बढ़ा-घटा सकते हो। तो कितने हो गए हमारे भाई, सारे हो गए हैं क्या? देखा जाए, पेज एन्कोडिंग समझ गए, ये अपने जेएसपी को बाइट में कन्वर्ट करते समय, इंपोर्ट करने के लिए सेशन, अगर आपको जेएसपी में सेशन डिसेबल करना है, इज़िली इग्नोर्ड एक्सप्रेशन लैंग्वेज का अगर आपको फीचर चाहिए, ये हम आगे बात करेंगे। एरर पेज, इस एरर पेज से हम एक से हम बताते हैं कहाँ जाना है और एक पे हम बताते हैं कि हाँ यही एरर पेज है, जिससे हमें एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। बफर से हम क्या करते हैं, बफर से हम अपना एक बफर का साइज सेट कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिस्पॉन्स वो इमीडिएटली ना जाके बफर में स्टोर होके जाता है, जिससे सर्वर को टाइम मिल जाता है अपने एरर को देखने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी लैंग्वेज में जावा रहेगा और ऑटो फ्लश इसी बफर को, मतलब ऑटो फ्लश ऑटोमेटिकली ऑटो फ्लश ट्रू होता है। इसका मतलब होता है कि बफर जब 8 केबी पहुंच जाएगा तो फ्लश हो जाएगा, या बफर में अगर आप कोई डेटा ऐड नहीं कर रहे हो तो फ्लश हो जाएगा। ऑटो फ्लश को आप फॉल्स भी कर सकते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है, वो बहुत 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 रेयर है, कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पेज डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की बात करें तो कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज इनकोडिंग वगैरह ऑटोमेटिक लग जाता है, इंपोर्ट आप यूज़ करोगे ही करोगे, और एक्सप्रेशन लैंग्वेज जेएसटीएल है बहुत यूज़ होता है। एरर पेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस एरर पेज यूज़ होता है। बफर ऑटोमेटिकली लग जाता है, ये सब ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। ठीक है, इनकी कोई यूज़ नहीं है। इज़ इग्नोर को आप ट्रू करने से फीचर मिलता है, इससे आप एक्सेप्शंस को हैंडल करते हो। इंपोर्ट आपको करना है, कंटेंट टाइप आपको देना है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भी हमने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेज डायरेक्टिव। अब आप समझ में आया कि पेज डायरेक्टिव से क्या मतलब, अब मैं बोलूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि पेज डायरेक्टिव की मदद से हम जेएसपी पेज में पेज लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये क्या, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है पेज लेवल पे, Yes यस sir. सर। है ना? तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मैं सिर्फ थ्योरी अगर लिखूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम उसको बना के करके देखते हैं तब समझ में आता है, अच्छा ये बात हो रही थी।
तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्टिव की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, मैं बता दूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अरे यार जेएसपी तो कहाँ यूज़ होती होगी, मोनोलिथिक एप्लीकेशन में जेएसपी ही यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। अगर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हो रहा है तो रिएक्ट एंगुलर यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर मोनोलिथिक एप्लीकेशन बन रहा है तो जेएसपी या तो थाइम लीव, और थाइम लीव डायरेक्ट पढ़ोगे तो उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा जितना आप जीएसपी में अभी लगा रहे हो। तो जीएसपी में अगर दिमाग लगा लिए तो थाइम लीफ में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जीएसपी में दिमाग लगा लिए तो थाइम लीफ ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा, लेकिन थाइम लीफ अगर डायरेक्टली पढ़ते हो तो जीएसपी समझ में नहीं आएगा। तो फायदा इसी में है कि हम जीएसपी को पढ़ के थाइम लीफ पे जाएं, सर्वलेट्स को पढ़ के हम स्प्रिंग एमवीसी पे जाएं। इसमें हमारा बेनिफिट होता है, हमें आगे की चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं। तो इंक्लूड डायरेक्टिव का क्या काम है भाई? इंक्लूड डायरेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये हमारे किसी दूसरे जेएसपी के पेज को किसी दूसरे जेएसपी के पेज में इंक्लूड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक आप समझो, यहाँ पे इस डायग्राम को मैं रख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा कलर वलर कर दें। ये बफर साइज हो गया आपका, ये आपका ये हो गया, ये आपका क्लाइंट हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, इंक्लूड डायरेक्टिव यूजफुल रहेगा आपके लिए जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो। इंक्लूड डायरेक्टिव, यहाँ पे सीन ऐसा है कि मान लो आपके पास ना 4-5 पेज है। जैसे एक होम पेज है, एक अबाउट पेज है, एक मान लो कॉन्टेक्ट, 3 पेज मान लो। एक है होम डॉट जेएसपी, लोअर केस में होम डॉट जेएसपी, ये है, या इनफैक्ट मैं यहाँ नहीं लिखूँ, होम डॉट जेएसपी, ठीक है। ये हमारे पास है अबाउट डॉट जेएसपी, और ये हमारे पास है मान लो कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी। आपने वेबसाइट्स में देखे होंगे कि ऊपर में जो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग हेडर बोलते हैं, वो सब में कॉमन होता है ना। यस Yes, सर। sir. तो यहाँ भी वही जी सर। हेडर, हाँ यहाँ भी वही हेडर, यहाँ भी वही हेडर। ये तो हमने फ्रीलांसिंग में काम किया, हमें इस चीज़ का दर्द मालूम है, वो दर्द आपसे हम शेयर करते हैं। फिर फूटर भी यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, और वही चीज़। जब हमने पहला प्रोजेक्ट उठाया था ना तो मुझे इंक्लूड डायरेक्टिव नहीं मालूम था, बस सॉलिड जेएसपी पता था। हमने प्रोजेक्ट उठा लिया, यहाँ प्रोजेक्ट बना देंगे, सब आता है, वो जोश में थे। अब हुआ क्या कि बहुत सारे पेज थे ऐसे, बहुत सारे पेज थे, 15-20 पेज थे शायद उसमें। अब हर पेज में हेडर एंड फूटर कॉमन था। हर पेज में हेडर और फूटर कॉमन था। यहाँ भी हेडर फूटर था, ठीक है। यहाँ भी आपका हेडर, यहाँ भी हेडर, फिर यहाँ भी फूटर, ठीक है। यहाँ हेडर फुटर समझ रहे हो ना, हेडर में अपना ये सब लिखा रहता है, लाइक बटन वटन रहते हैं, कंपनी का लोगो रहता है, नाम रहता है। फुटर में क्या कॉन्टेक्ट्स वॉन्टेक्ट्स रहते हैं, यूजफुल लिंक्स रहती हैं इंस्टा की, वो सब कॉमन रहता है। हेडर में नैप बार सर। हाँ वही होम बटन वटन। तो जी सर। अब होम डॉट जीएसपी में भी हेडर का कोड लिखा होगा, अबाउट डॉट जीएसपी में भी हेडर का कोड लिखा होगा। तो पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 कि वो लाइन ऑफ कोड फालतू का एक ही कोड जगह जगह पे लिखा हुआ है, इससे लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा जी सर। है ना, फालतू जी का। सर। सेम कोड होम डॉट जीएसपी में भी लिखा है, सेम यहाँ भी लिखा है, सेम यहाँ भी लिखा है। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत हम लोग को सबसे ज़्यादा आती थी अपडेट करने में। अब मान लो फूटर में मान लो कि यहाँ क्लाइंट का एड्रेस लिखना है, तो हम क्या करते थे, होम डॉट जीएसपी खोलते थे और बंदे का एड्रेस यहाँ पे पूरा लिखते थे। अब यहाँ एड्रेस लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना। तो मेरा दोस्त था, वो था फ्रंट एंड डेवलपर, हमें भाई आता नहीं था इंक्लूड डायरेक्टिव, तो हम उससे बोलते थे भाई तुम फ्रंट एंड डेवलपर हो ना, तुम यहाँ पे सारे पेज में एड्रेस लिख दो। अब भाई साहब उसकी हालत खराब, वो एड्रेस लिखे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे,
बहुत सारी चीज़ें लिखनी रहती थी, एक रियल टाइम में बहुत डेटा। फिर क्लाइंट का भाई आप इंस्टा की का यूआरएल डाल लो, फेसबुक का यूआरएल डाल लो, ट्विटर का, मतलब 20 चीज़ यहाँ पे किया, फिर 20 चीज़ यहाँ भी कर रहे हो, फिर कॉन्टैक्ट डॉट जेएसपी खोल के 20 चीज़ वहाँ एडिट कर रहे हो। सब जब थक गया तो बोला अभी हेडर भी बाकी है। और कमाल तब हो जाता था कि जब मैं बोलता था अरे यार तुमने यार एड्रेस में ये स्पेलिंग गलत कर दी है, तो यहाँ भी करेक्ट करो, यहाँ भी करेक्ट करो, यहाँ भी करेक्ट करो। तो उसने फ्रस्ट्रेट हो गया बंदा। मेरे से क्या बोला मेरा दोस्त, यार जावा बेकार लैंग्वेज है, इससे बढ़िया तुम पीएचपी यूज कर लेते। पीएचपी में एक तरीका होता है जिससे हम फूटर एक जगह लिख करके जोड़ सकते हैं। जब उसने ये बात बोली ना पीएचपी में ऐसा होता है, तब मैंने सोचा यार जब पीएचपी में होता है तो जावा में भी होता होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो फिर पता चला। तो ये एक जर्नी था लर्निंग का हमारे टाइम पे। हम लोग ऐसे ही मतलब काम कर करके सीखे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टिव बहुत काम आता है। इंक्लूड डायरेक्टिव में हम क्या करते हैं, हम ना होम डॉट जेएसपी में ना हेडर का कोड लिखेंगे ना फूटर का लिखेंगे। अबाउट में ना हेडर लिखेंगे ना फूटर लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे भाई, सिर्फ ओनली बॉडी का कोड लिखेंगे। हेडर हम एक ही जगह लिखते हैं, एक जगह हेडर लिख देंगे और एक जगह हम फूटर लिख देंगे, ऐसा। ये हो गया हमारा हेडर डॉट जेएसपी। अलग से एक जेएसपी बना लेंगे हेडर डॉट जेएसपी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक हम यहाँ बना लेंगे फूटर डॉट जेएसपी, फूटर डॉट जेएसपी। और फिर क्या करेंगे, इसी को उठा के चपकाना शुरू करेंगे, इसी को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। लाइक एक फंक्शन है, इसको कॉल कर ली तो ये कोड पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा। फिर एक यहाँ कॉल कर लेंगे, यहाँ कॉल कर लेंगे। इसी तरह फूटर को यहाँ कॉल कर लेंगे, यहाँ भी कॉल कर लेंगे, यहाँ भी कॉल कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे जेएसपी की भाषा में। अब अगर मेरे को भाई लिखना हो हर पेज पे, तो मैं सिर्फ हेडर में लिखूंगा, हर पेज पे लिखा आ जाएगा। फूटर में लिखूंगा, हर पेज पे आ जाएगा। कोई चेंजेस करना है फूटर में एक जगह करेंगे, हर पेज पे आ जाएगा। सही चीज है ना ये? यस सर। तो ये जी चीज हम लोग जेएसपी इंक्लूड डायरेक्टिव से कर सकते हैं। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब हटा देते हैं हम फालतू का चीज़ें सब। और यहाँ पे चलो वो सब ऊपर ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भाई मेरे को इसमें एक हेडर चिपकाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरर डॉट जेएसपी डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और ये सब भी चलो हटाओ यार, पूरा पेज डायरेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ लेनी होती है ले ही लेता है, ये सिंपल। अब हमने बनाया एक हेडर डॉट जेएसपी, ठीक है। और एक हमने बनाया फूटर डॉट जेएसपी। हेडर फुटर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी भी पेज को इंक्लूड करा सकते हो। हेडर डॉट जेएसपी में मैंने लिखा है H1 में दिस इज माय हेडर, ठीक है। HEADR ना, हाँ सही है। और इसमें मैंने लिखा है दिस इज माय फुटर। अब भाई मान लो मेरे को इंडेक्स में हेडर फुटर चाहिए, मैं हेडर फुटर का कोड नहीं लिखूंगा, हेडर फुटर भाई बना हुआ है, वहाँ इंक्लूड कर लूँगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड किया, फाइल का नाम दिया, फाइल है कहाँ, तो वेब ऐप के अंदर अगर है तो डायरेक्ट नाम दे दो। वेब ऐप के अंदर किसी फोल्डर के अंदर है तो आप उस फोल्डर का बकायदा पाथ देंगे कि भाई हाँ इस पेज के, मान लो ऐसा है, एक फोल्डर बना देते हैं, हेडर के अंदर हम हेडर डाल देते हैं, ठीक है। और एक फोल्डर बना देते हैं वेब ऐप के अंदर फूटर, ठीक है। और फूटर के अंदर हम फूटर को डाल देते हैं ऐसे। सॉरी, हेडर के अंदर चला गया क्या, फूटर में जाओ भाई, ऐसे। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, हेडर कहाँ है, तो वेब ऐप के अंदर तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है, तो हेडर के अंदर हेडर है, तो हेडर फोल्डर के अंदर हेडर डॉट जेएसपी। आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, ऐसे मैंने रख दिया, थोड़ा कैटेगराइज हो गया। और इसके बाद आपकी यहाँ पे बॉडी है, H2 टैग में आपने बॉडी, आपने जो भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका सब रहेगा। एंड देन इसके नीचे आपको फूटर चाहिए तो आप इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड डायरेक्टिव फाइल फूटर, ये फूटर से आप यहाँ से निकाल लेंगे फूटर डॉट। अब देखो ना, मैंने हेडर का कोड यहाँ लिखा है ना फूटर का लिखा है, बस मैंने इंक्लूड कराया है,
तो हेडर फुटर का कोड यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, हेडर फुटर में आप ये ध्यान रखें कि चूंकि इंक्लूड करा रहे हैं इसको, तो इसमें ये सब नहीं लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि ये H1 को ही सिर्फ मुझे लाके पटकना है ना। या फिर मैं ऐसा कर दूं, हेडर में, सॉरी फुटर में कर दिया क्या, चलो फुटर में कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे एक टैग मिल जाता है, सजेस्ट नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है तो चलो ठीक है, ऐसे ही छोड़ दे, एक डिवीजन लगा दो नॉर्मल, एक सिंपल सा डिव टैग लगा दो, ठीक है, ये उठाओ, ये थोड़ा सा सही तरीका है। और इसी तरह हेडर में भी आ जाओ। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये जब इंक्लूड होगा, सोचो जब ये इंक्लूड होगा तो HTML टैग वैग ये सब तो यहाँ थोड़ी चाहिए, तो ऑलरेडी है ना। यस सर। इंक्लूड होने का मतलब है कि आपको सिर्फ काम की चीज़ें चाहिए, जो चीज़ जिस चीज़ ऑलरेडी है इंडेक्स में वो थोड़ी ले जाएंगे। तो एक नॉर्मल डिवीजन लगा देंगे हम, ठीक है, स्लैश करो, खत्म। तो ये डिवीजन उठ करके एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो डिवीजन है वो एज इट इज उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप index.jsp को देखें अगर आपने, दिस इज माई हेडर, दिस इज माई फुटर एंड दिस इज बॉडी। ये इंक्लूड का यूज है, ऐसे आप किसी भी JSP को आप इंक्लूड करा सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। इंक्लूड डायरेक्टिव बस इतना ही है भाई, सिंपल सी चीज़ है। तो include directive is used to statically include the content of one JSP into another JSP at compile time। जब हमारी JSP कंपाइल हो रही होती है, उसी तरह एट कंपाइल। सब लिखा हुआ है नोट्स में, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। बताओ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ये इतना मैं उठा ही लेता हूँ, ये आपके नोट्स में भी डाल दूंगा, ये वाला एंड ये वाला डायग्राम। तो ये आपका हो गया सर हाँ सर हॉरिजॉन्टल में स्टिकी करने के लिए ये ऐसा यूज करेंगे हेडर और फुटर, और वर्टिकल में स्टिकी करना रहेगा वो तो वो फिर तो डिजाइनिंग का पार्ट हाँ होगा। डिजाइनिंग का पार्ट हो जाएगा ना, वो तो फिर आपको ये जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा फिर उसमें। मतलब अगर आपको इंक्लूड तो ऐसे ही होगा, इंक्लूड तो ऐसे ही होगा, बट उसको क्या करेंगे हम, CSS और जावास्क्रिप्ट से उसको हम एक कॉर्नर बटन बना देंगे और जिसपे पॉपअप लगा देंगे। वो तो जावास्क्रिप्ट में हो जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। वो जावा में ऐसे ही होगा, जावा में चीज़ें नहीं बदलेंगी, ठीक है। तो ये भी पचका दिया जाए यहाँ पे, वो सब चीज़ें हम करेंगे, हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी आप लोग को वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, कॉर्नर बटन वगैरह बनाना अभी बड़ी चीज़ नहीं है वो। चलो, तो ये हो गया, हम लोगों ने क्या क्या सीखना था आज भाई। आज हमें सीखना था JSP डायरेक्टिव टैग्स में, पेज हो गया, इंक्लूड हो गया। टैगलिब की बात हम बाद में करेंगे, मतलब अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज के सेशन का JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। JSP के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बताए कोई हमें? अभी जैसे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सेक्शन। हाँ, जिस तरह से हम मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स आर प्री डिफाइंड वेरिएबल ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू यू विदाउट डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग देम। बिना डिक्लेयर करे, बिना इनिशियलाइज करे आपको रेडीमेड वेरिएबल्स मिल रहे हैं, जिन वेरिएबल्स के थ्रू आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट आपको यूज करना है, आपने HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट कहीं डिक्लेयर इनिशियलाइज किया? नहीं किया, आपको डायरेक्ट रिक्वेस्ट वेरिएबल मिल रहा है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। आपको सेशन चाहिए, आप नहीं लिख रहे हो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फिर HTTP सेशन आप रेफरेंस असाइन कर रहे हो HTTP सेशन टाइप का, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आपको डायरेक्ट वेरिएबल मिल रहा है रेडीमेड सेशन टाइप का। इनको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। और कितने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं भाई? 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं लिख देता हूँ, रिक्वेस्ट या HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं बताइए? JSP के अंदर एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से क्या किया जा सकता है? मेथड को गेट कर सकते। हाँ, अगर मान लो किसी फॉर्म, अच्छा मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है कि एक फॉर्म से हम एक JSP से दूसरे JSP पे जा सकते हैं।
दिखाया करके? नहीं दिखाया है? चलो दिखाया। हमें हाँ दिखाया है सर। हमें तो याद नहीं, इसलिए हम दिखा देते हैं एक बार, ज़्यादा सर्वर एक सिंपल 1 मिनट लगेगा। ये होम डॉट जेएसपी है। अब इंडेक्स डॉट जेएसपी पे आए हम। अब मान लो यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया, ठीक है। हालाँकि ये एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से सही अप्रोच नहीं है, बट कभी-कभी नीड ऐसी पड़ जाती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। फ्लो याद रखें, एक्शन में जेएसपी, मेथड में आप रख दें पोस्ट, और यहाँ से आप 2 वैल्यू मान लो भेज रहे हो। इनपुट आप भेज रहे हो एक टाइप टेक्स्ट और नेम इज़ इक्वल टू, मान लो नेम भेज रहे हो, ठीक है। एक आप नेम भेज रहे हो और एक आप मान लो एड्रेस भेज रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर लिया सेंड, और यहाँ हमने बीआर टैग भी लगा दिया। अब ये हम कहाँ भेज रहे हैं भाई? होम डॉट जेएसपी पे। तो जेएसपी पे डेटा कैसे निकलेगा? एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट के फॉर्म में डेटा आता है हमेशा, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ हमने निकाल लिया नेम, ठीक है। ये नेम निकाल लिया हमने, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा स्ट्रिंग नेम। इसी तरह आपने निकाल लिया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एड्रेस, ठीक है। ये आपने एड्रेस भी निकाल लिया, और यहाँ पे आपने प्रिंट कर लिया। मान लो प्रिंट करने के लिए हम एक्सप्रेशन टैग का यूज़ कर लेते हैं, नेम एंड सो यहाँ पे हमने कर दिया एड्रेस। सिंपल है, देखो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का यूज़ है। यहीं से मान लो आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट करना चाहते हो, तो आपके पास मिल जाएगा। यहाँ पे मान लो नीचे आप यहाँ पे आए और यहाँ लगाया आपने, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो रिस्पॉन्स से सब काम, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट वगैरह, तो जो काम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स से किया जा सकता है वो सब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से कर सकते हो। आओ इसको भी ज़रा रन करके दिखाते हैं हम आपको। रिफ्रेश किया, एक फॉर्म आया एंड सेंड किया, ये देखो आ रहा है ना होम डॉट जेएसपी पे। तो यही है, रिक्वेस्ट है हमारा, इसी तरह हमारा रिस्पॉन्स है, इसी तरह आउट है। आउट से क्या करते हैं? आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से प्रिंट करते हैं। ये जेएसपी राइटर को ऑब्जेक्ट देता है। आउट डॉट प्रिंट आपने कर दिया नेम। तो ये अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये भी एक तरीका है। इसी तरह और क्या क्या मिल जाएगा भाई? इसी तरह आपको सेशन मिल जाएगा। आप मान लो सर्वलेट से आए हो जेएसपी पे, कोई सेशन में वैल्यू लेकर के, हमने किया था ना मैसेज प्रिंट करने का यूज़ किया था सेशन का, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट करके। जी याद सर। याद है? एक मैसेज को प्रिंट किया था, सबको याद है? यस सर। जी सर। हाँ, एक कुछ तो भी किया था यार, मतलब एक मैसेज था, उसको यहाँ पे लाए थे, सेशन से निकाल के प्रिंट किए थे। तो ये सब काम सेशन, यहाँ तो सेशन आपको चाहिए भाई, सेशन से कोई वैल्यू निकालना है तो सेशन ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, 4 हो गया। 5वां, मान लो कोई डेटा आपका सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट हमारे सर्वलेट पे कैसे मिलता है? चलो बताओ, सर्वलेट पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है ना। नहीं भाई साहब, हम पूछ रहे हैं आपको कैसे मिलता है? आप क्या लिखते हैं तो आपको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिलता है? गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। हाँ, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इनबिल्ड, आपको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिल गया एप्लीकेशन नाम से। ये एप्लीकेशन जो है, ये देखो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बगल में लिखा हुआ है। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से कोई वैल्यू निकालना है, मान लो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से आपको वैल्यू गेट पैरामीटर करना है, गेट इनिट पैरामीटर, तो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सर्वलेट कॉन्फ़िग चाहिए तो कैसे मिलेगा? ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा एप्लीकेशन से। सर्वलेट कॉन्फ़िग, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग। गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग तो हमें सर्वलेट मिलेगा, यहाँ कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग नाम का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिलेगा, सर्वलेट कॉन्फ़िग। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सीन है भाई, इस तरीके से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कितना हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6,
6 हुआ, और कौन-कौन सा बचा यार? पेज कॉन्टेक्स्ट और पेज बचा ना? पेज कॉन्टेक्स्ट और एक शायद छूट रहा है। रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, डिस्पैचर सर। आउट नहीं, डिस्पैचर तो हमें रिक्वेस्ट से ही मिल जाएगा ना, या फिर हमें पेज कॉन्टेक्स्ट से भी मिल जाएगा। सेशन एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, एक है हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? 2-3 और एक हमारा पेज। पेज कॉन्टेक्स्ट हो गया, पेज हो गया। हाँ, एक एक्सेप्शन यार हम लोग यूज़ करके भूल गए। एक्सेप्शन भी तो है। यस सर। एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से क्या होगा? एक्सेप्शन को शो करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे हम। कोई एक कौन सा एक्सेप्शन आया है? एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यस सर। हाँ, इस एरर पेज अगर ट्रू करोगे तो इनेबल होगा ना, डिसेबल होगा। सेशन को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, बताया हमने आपको। जी सर। तो ये तो इतना समझ गए आप, सिंपल। बचा पेज तो यूज़ ही नहीं होता है। ये तो भाई यूज़ ही नहीं, बहुत रेयर है ये। पेज क्या करता है, आपको वो ऑब्जेक्ट देता है। देखो ये जेएसपी है ना, जेएसपी आपकी सॉलिड पे कन्वर्ट होगी जी सर। और उस सॉलिड का ऑब्जेक्ट भी बनेगा। जी सर। वो ऑब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो इसका यूज है। वो ऑब्जेक्ट क्या करोगे लेके? जैसे आप ऐसा कर सकते हो, नेम में आप कॉन्कैटिनेट कर दो पेज पेज डॉट टू स्ट्रिंग, तो आपको पता चलेगा कि कौन से नाम की क्लास हमारी इस होम डॉट जेएसपी के लिए बनी। सॉलिड क्लास का नाम आपको पूरा टू स्ट्रिंग मतलब प्रिंट करके दे देगा। देखो आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करो, कोई भी वैल्यू लेके जाओ, सेंड करो, ये देखो org.apache.jsp.home_jsp ये आपको टू स्ट्रिंग मेथड चला, किसका? उस क्लास का जो होम डॉट जेएसपी के लिए जनरेट हुई थी। तो ये बहुत रेयर यूज होता है। टू आपको सब चेक वेक करना है कौन से नाम की क्लास बनी है वो, तो उसके लिए तो पेज क्या देता है आपको? आपको वो ऑब्जेक्ट देता है, मतलब आपको जेएसपी जनरेटेड ऑब्जेक्ट देता है। जेएसपी हालांकि लिखे हैं हम तो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, जेएसपी जनरेटेड ऑब्जेक्ट देता है। पेज कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। पेज कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एक सेंट्रल हब है, जो आपको सब कुछ देता है। ये एक मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें देता है, एक सेंट्रल हब टाइप का है। क्या मतलब हुआ देखो, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं पेज कॉन्टेक्स्ट। अब मान लो कि मुझे कोई वैल्यू इसी पेज लेवल पे सेट और गेट करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, पेज लेवल डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, एक आपने एट्रीब्यूट सेट किया, आपने किया मैसेज, एंड ये आपने किया दिस इज दिस इज दिस इज माय पेज लेवल मैसेज। पेज लेवल मैसेज, ये मैसेज को हम चाहते हैं कि सिर्फ होम डॉट जीएसपी में ही गेट किया जा सके और कहीं ना गेट किया जा सके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्कोप डिसाइड करेंगे, कॉमा देंगे और हम लिखेंगे पेज पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट डॉट पेज स्कोप। इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ पे गेट की जा सकती है? सिर्फ पेज। हाँ, इसी सेम होम डॉट जेएसपी पेज में। पेज, अच्छा मान लो कोई वैल्यू आपको सेशन में स्टोर करनी है, या कोई वैल्यू आपको रिक्वेस्ट में डालनी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट। यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जी सर। रिक्वेस्ट में कर सकते हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट में आपको जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है सॉलेट रिक्वेस्ट का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं HTTP सॉलेट रिक्वेस्ट का पेरेंट होगा ये सॉलेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये आप इसको HTTP सॉलेट रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो। तो रिक्वेस्ट में कोई वैल्यू डालना है तो रिक्वेस्ट डॉट सेट करते हो। सेशन में कोई वैल्यू डालना है तो आप क्या करेंगे, सेशन भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, आप कर सकते हैं सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, कर सकते हैं आप। जी सर। अगर आपको कोई वैल्यू
एप्लीकेशन लेवल पे डालनी है तो आप सॉलिड कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो आप देख रहे हैं कि अगर मेरे को पेज लेवल पे कोई चीज़ सेट करनी है तो मैं पेज कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को सेशन लेवल पे कोई चीज़ सेट करनी है तो सेशन कर रहा हूँ। मेरे को रिक्वेस्ट लेवल पे कोई करनी है तो रिक्वेस्ट डॉट सेट कर रहा हूँ। मेरे को पूरा होल एप्लीकेशन के लिए कॉमन कोई डेटा सेट करना है तो सॉलिड कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सेशन लेवल पे कोई चीज़ें सेट करी, आपसे सवाल है, सेशन लेवल पे मैंने एक वैल्यू सेट किया, आप ज़रा बताना मुझे, मैसेज एंड दिस इज़ माई सेशन लेवल मैसेज, दिस इज़ माई सेशन। ये मैसेज को कहाँ कहाँ पे गेट किया जा सकता है? हाँ लेट में सर। रुको रुको रुको, एक हम यहाँ पे करते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, दिस इज माय रिक्वेस्ट लेवल मैसेज, और एक हम करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, दिस इज माय एप्लीकेशन लेवल। अब आप बताएं कि ये तीन की पहले आप हमें बताएं, इनका तो मैंने बता दिया कि इसको हम सिर्फ इसी पेज पे गेट कर सकते हैं, इन तीनों को कहाँ कहाँ गेट किया जा सकता है? सेशन भी आप पढ़े हो, रिक्वेस्ट भी आप पढ़े हो, और सॉलिड कॉन्टेक्स्ट भी आप पढ़े हो। सर सेशन वाला है जो जहाँ सेशन एक्टिव रहेगा सिर्फ वहाँ शो करे। अच्छा, और रिक्वेस्ट वाला? एप्लीकेशन वाला है जो हर जगह शो करेगा। हाँ चलो पहले ये क्लियर किया जाए ना, पहले जो आसान क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किया जाए। ये ऐसा यहाँ सेट कर दिया तो मैं इस पूरे एप्लीकेशन पे किसी भी जेएसपी पे, किसी भी सर्वलेट पे, किसी भी रिक्वेस्ट के किसी भी यूज़र में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एंड ये वाला हो गया इसी पेज के लिए, होम पे ही होगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब जब वो गेट और पोस्ट शायद जाती होगी रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, एकदम कंफर्म चाहिए, होगी वाला आंसर नहीं चाहिए। हाँ, मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर मैंने यहां से किया रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और हमने रीडायरेक्ट किया मान लो एक जेएसपी पे, वो जेएसपी का नाम है मान लो xyz.jsp, तो क्या वहां पे हम ये रिक्वेस्ट वाला डेटा निकाल सकते हैं? जी सर। नहीं। नहीं हाँ, नहीं सर। क्योंकि सेंड रीडायरेक्ट एक नई रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। यस अगर हम डिस्पैच करते तो निकाल सकते थे। अगर हम रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर करते और फिर सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को अगर आगे डिस्पैच करते तो ये वाला डेटा निकाल सकते थे। मतलब रिक्वेस्ट लेवल पे अगर कोई डेटा आपने स्टोर किया है, इट मीन्स कि जहां वो रिक्वेस्ट जाएगी वहां तक वो डेटा होगा, नई रिक्वेस्ट के पास ये डेटा नहीं होगा। वही सेशन वाला डेटा वहां वहां निकाला जा सकता है जहां पे सेम ब्राउजर से एक्सेस किया जा रहा होगा, जहां जहां उसको जे सेशन आईडी मिलेगी। मतलब एक यूजर है, वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड ड्राइव किया, लेकिन वही यूजर है तो उसको xy.dsp पे भी इसका एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रिक्वेस्ट तो बदल गई, पर क्या यूजर बदला? नहीं सर। यूजर कब बदलता है? सर जब ब्राउजर चेंज करते हैं। हाँ, जब ब्राउजर चेंज होगा, है ना। तो ब्राउजर अगर एक ही है, बंदा एक ही है, वो हमने बताया था ना कि एक यूजर क्या जरूरी कि एक ही रिक्वेस्ट देगा, या एक यूजर कई सारी नई नई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है? इन नंबर ऑफ मल्टीपल मल्टीपल कर सकते हैं तो सर। हर रिक्वेस्ट के साथ जे सेशन आईडी जाएगी? यस सर। नहीं सर। नहीं सर, अरे हाँ भाई, Yes. हर रिक्वेस्ट के साथ जे सेशन आईडी जाएगी। तो जहां जहां उसको सेशन आईडी मिलेगी वहां वहां उसके सेशन का डेटा एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो यही फर्क था सेशन। बाकी एप्लीकेशन आप समझी रहो, पेज कॉन्टेक्स्ट आप समझी रहो। अब आपने देखा कि भाई सेशन को सेट करने के लिए मैं सेशन ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट में सेट करने के लिए रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में सेट करने के लिए एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। पेज कॉन्टेक्स्ट एक सेंट्रल हब, या मैं बोलूं कि एक
ऑलराउंडर ऑब्जेक्ट है जिससे आप ये सारा काम एक ही ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। मीन्स ये जो मैंने काम किया है वो आप पेज कॉन्टेक्स्ट से भी कर सकते थे। कैसे भाई? पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैंने कर दिया मैसेज, दिस इज माई सेशन लेवल मैसेज, और पेज कॉन्टेक्स्ट का स्कोप पेज ना करके सेशन स्कोप कर दिया। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ है, यही वाला काम हम एक ही ऑब्जेक्ट कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं कि पेज कॉन्टेक्स्ट एक सेंट्रल हब है जिससे हम बहुत सारा काम एक ही ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसलिए मुझे अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोड में थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी आएगी। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे पेज कॉन्टेक्स्ट से रिक्वेस्ट में डेटा डालना है तो डाल सकते हो। कैसे? इस तरीके से आप रिक्वेस्ट वाला पहले मैसेज कॉपी कर लें हम, ये कॉपी किया हमने और बस स्कोप चेंज कर देंगे, सेशन स्कोप की जगह कर देंगे हम रिक्वेस्ट स्कोप, ऐसा। और अगर सॉलिड कॉन्टेक्स्ट में डालना है तो पेज कॉन्टेक्स्ट से वो भी पॉसिबल है। आप इस तरीके से आप उठाएँ और पेस्ट करें और यहाँ पे कर दें आप एप्लीकेशन को। तो एक ही ऑब्जेक्ट से कई सारा काम अगर आपको करना है तो वो ऑब्जेक्ट है पेज कॉन्टेक्स्ट। समझ में आया अभी पेज कॉन्टेक्स्ट का यूज़? जी सर। सवाल ये है कि आप बोलेंगे ये काम तो पहले भी होता था, फिर एक ही ऑब्जेक्ट से क्यों करवा रहे हैं? भाई एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, आपको थोड़ा-सा ईज़ी करता है। इसके अलावा भी पेज कॉन्टेक्स्ट और बहुत सारे काम कर सकता है। इतना ही नहीं है, पेज कॉन्टेक्स्ट एक सेंट्रल हब है जिससे हम डेटा पेज लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, सेशन में भी सेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी डाल सकते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं। ये तो ठीक है, इसके अलावा अदर यूज़फुल स्टफ्स क्या-क्या हो सकते हैं? पेज कॉन्टेक्स्ट से हम किसी दूसरे जेएसपी को इंक्लूड कर सकते हैं, जो है हम इंक्लूड डायरेक्टिव से करते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे को इंक्लूड करना है कुछ, यहाँ पे मेरे को कुछ इंक्लूड करना है, तो हम पेज कॉन्टेक्स्ट से कर सकते हैं। मैं यहीं पे इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको ऐसे, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट इंक्लूड, देखो इंक्लूड, किसी भी आप जेएसपी को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड समझते हो? जी सर। तो अब सोचो, आप बोलोगे ये काम तो इंक्लूड डायरेक्टिव से होता था, तो पहले बहुत सारा काम के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। पेज कॉन्टेक्स्ट ने सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज़ कर दिया। एक ऐसा जेएसपी के अंदर ऑलराउंडर ऑब्जेक्ट बनाएगा जिससे आप कई सारा काम कर सकते हैं। हाँ, जो काम इससे नहीं कर सकते हो फिर बाकी काम के लिए तो हमने बताया हुआ है, वही कर लेना। जितना एक्सेस ये दे रहा है उतना एक्सेस से कर लो। जैसे आप यहाँ पे इंक्लूड करवा सकते हैं। आप यहाँ से मान लीजिए आपको डिस्पैच होकर के कहीं दूसरे पे जाना है, आप डिस्पैच भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट नहीं मिल रहा है, कॉन्टेक्स्ट डॉट डिस मिलता तो यार डिस्पैचर, या फिर मैं बोलूँ पेज कॉन्टेक्ट फॉरवर्ड, हाँ, फॉरवर्ड कर सकते हो आप। किसी दूसरे पेज पे ये बिल्कुल डिस्पैच करेगा आपके रिक्वेस्ट को। नई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी, ये आपके रिक्वेस्ट को डिस्पैच करेगा। डिस्पैच में फॉरवर्ड मेथड यूज़ होता था कि नहीं यूज़ होता था? यस सर, फॉरवर्ड और है इंक्लूड। ना? हाँ, तो ये सब काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले कैसे करना पड़ता? रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, फिर उसमें रेफरेंस बनाते हैं, फिर उसमें फॉरवर्ड लिखते हैं। अभी ये सेंट्रलाइज़ करके इसने ईज़ी कर दिया। तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि यही काम, इसके अलावा आप इंक्लूड करने का काम, फॉरवर्ड करने का काम, आपको सॉलिड कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ये निकाल के आपको दे देगा। हालाँकि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट रेडीमेड मिलता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट वगैरह भी ये दे सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट है, जो आपको बहुत सारा एक्सेस देता है, बहुत सारे स्टफ़ आपका एक ही ऑब्जेक्ट से हो जाता है। इतनी ही चीज़। समझ गए इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सारे? सर हाँ। सर जेएसपी में हम लोग रिक्वेस्ट यूज करते हैं तो पैकेज इंपोर्ट क्यों नहीं कराना पड़ता है, और सर्वलेट में जब एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ता है? इसका जवाब कोई देगा सेशन में? चलिए बताइए, इनका सवाल जो है, यहाँ पे हम जब रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, तो इंपोर्ट क्यों नहीं करना पड़ रहा है?
सर ऐसे तो ये इम्प्लीसिट है इसी में। हाँ, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है यार, नाम ही है इसका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। अगर अगर हमें पैकेज इंपोर्ट ही करना होता तो उसको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सर इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट का मतलब कि पहले से डिफाइंड नहीं रहता है। सब कुछ पहले से डिफाइन रहता है, सब कुछ। ये आप जो पैकेज इंपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, आपको पहले सवाल ये करना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट वेरिएबल कहाँ है? आपने अचानक कैसे उठा लिया? कहीं आपने इसको डिक्लेयर इनिशियलाइज़ तो किया ही नहीं। तो यही तो हम बता रहे हैं कि भाई इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, इनिशियलाइज़ नहीं करना पड़ता, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। रेडीमेड ऑब्जेक्ट, रेडीमेड वेरिएबल मिलता है। समझ गए अभी? जी सर। सर हाँ, बोलिए। सर आप वहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट किए तो बोले थे कि वहाँ पे नहीं मिलेगा गेट करने पे। कहाँ पे सेंड रिडायरेक्ट कहाँ किया है? इसके पहले से सर वो हटा दिए, वो बोले थे ना कि इधर सेट करेंगे सेशन तो अच्छा, अच्छा, हाँ, मान लो redirect रिस्पॉन्स किया, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट किया, हाँ, फिर? और सर इसको जब गेट करेंगे जहाँ पे वो सर्वलेट पे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा वो सेशन आईडी। रिस्पॉन्स डॉट अगर आप सेंड रिडायरेक्ट करोगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट कहीं भी रिडायरेक्ट कर सकते हो। मान लो आप जेएसपी पे गए या सॉलिड पे गए, मान लो PQRS डॉट जेएसपी पे हम गए, तो अब सवाल है कि PQRS डॉट जेएसपी पे इस सेशन वाली वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। बिल्कुल मिलेगी ना। रिक्वेस्ट तो नई जनरेट हुई, न्यू गेट रिक्वेस्ट जनरेट हुई, लेकिन ब्राउज़र तो सेम ही है ना, बंदा तो सेम ही है ना। तो सेशन का मतलब हो गया कि जब तक एक बंदा पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी वो स्क्रॉल कर रहा है, एक पेज से दूसरे पेज पे तीसरे पेज जा रहा है, वेदर सेम रिक्वेस्ट और न्यू रिक्वेस्ट, उसको डेटा मिलता रहेगा। हाँ, अगर अदर ब्राउज़र से करोगे तो नहीं मिलेगा। ये आप उस वाले दिन एब्सेंट तो नहीं थे सेशन वाले दिन? नहीं सर, नहीं सर, अभी आप यहाँ बोले कि नहीं मिलेगा इसीलिए हमको कंफ्यूज। नहीं मिलेगा, हम बोले रिक्वेस्ट वाला नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट वाला नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू रिक्वेस्ट जनरेट, सेशन वाला तो बिल्कुल मिलेगा। सेम अगर ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे हो ना, सेंड रिडायरेक्ट की सेम ही ब्राउज़र से करोगे तो बिल्कुल मिलेगा। तो आइए एक नज़र नोट्स पे डाल लिया जाए। ये डायग्राम हमने ऐड किया है ना, हाँ, चलो। तो सारी चीज़ें एकदम वेल फॉर्मेटेड मैनर में लिखा हुआ है हमने, और चूँकि नोट्स लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं ज़्यादा इधर मेहनत भी नहीं करता अब लिखने की, ठीक है। तो आइए सॉलिड जेएसपी खोलते हैं। अब बस एक JSTL बचा है आपका, थोड़ा सा एनोटेशन और एक मिनी प्रोजेक्ट, काम आपका हो जाएगा। इतना तो बहुत सीख लिया आप लोग। अब आप लोग को मज़ा आएगा, अब आगे चीज़ें पढ़ने में आसान लगेगी सब। बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी है, तो सारा पढ़ते-पढ़ते तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ूँगा, बाकी आप लोग पढ़ना। JSP डायरेक्टिव टैग डे 17 होगा ना ये? बोला लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे JSP डायरेक्टिव टैग में हमने बताया कि JSP डायरेक्टिव टैग्स आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दैट प्रोवाइड ग्लोबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटायर JSP पेज। 3 तरीके के होते हैं, पेज, इंक्लूड एंड टैग लेबल। डायरेक्टिव टैग का सिंटैक्स ऐसा होता है जिसमें हम यहाँ पे डायरेक्टिव नेम और एट्रीब्यूट देते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। JSP डायरेक्टिव टैग्स वर्क्स JSP डायरेक्टिव टैग्स वर्क्स बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट से ही भाई वर्क करते हैं, जैसा एट्रीब्यूट भाई वैसा काम करेगा। ईच डायरेक्टिव टैग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ the attribute provided to it. These attribute defines the behavior, configuration and features of the JSP। तो पहला हम बात करेंगे पेज डायरेक्टिव की। इसमें हमने सारा लिख दिया है, कंटेंट टाइप पेज, जो भी हमने पढ़ा हुआ पूरा ऑटो, ठीक है। और इन सब के बारे में हमने कंटेंट टाइप के बारे में लिखा है कि कंटेंट टाइप इट टेल्स द ब्राउजर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट द JSP पेज विल रिटर्न एंड हाउ टू इंटरसेप्ट द कैरेक्टर, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ कंटेंट टाइप ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। व्हाट डज़ टेक्स्ट स्लैश HTML, ये क्या है भाई टेक्स्ट स्लैश HTML? ये MIME टाइप है, मैंने बताया था, ठीक है। ये क्या करते हैं? इट मीन्स द कंटेंट इज रिटर्न इन HTML। अच्छा, ISO ये क्या है भाई? ये कैरेक्टर इनकोडिंग है, इट स्पेसिफाइज द कैरेक्टर इनकोडिंग, ठीक है। सपोज मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस आ जाती है, लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। मतलब हम जर्मनी में भी कुछ लिखे होंगे तो हमारा ब्राउजर समझ के प्रिंट कर लेगा
इस इनकोडिंग टेक्निक को यूज करके। वाई इज द कैर सेट इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि बिकॉज द सर्वर सेंड्स बाइट, हमने बताया था डायग्राम में, कहीं तो बताया था कि सर्वर जो है वो बाइट सेंड करता है ना, कहाँ बताया था, ये देखो, नहीं ये नहीं, शायद डायग्राम में नहीं बताया, ऐसे ही बताया होगा। सर्वर बताया था ना, ध्यान है, सर्वर आपका बाइट सेंड करता है, तो उस बाइट को वापस से डिकोड करना होता है, तो ब्राउज़र को पता होना चाहिए कि किस इनकोडिंग के तहत डिकोड करना है, तो वो कैर सेट से समझ जाता है। ठीक है? व्हाट इज़ बेटर अल्टरनेटिव टू ISO 8859 टुडे? तो UTF-8 आप प्रेफ़र करें, इसमें सारे के सारे कैरेक्टर, सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है? तो आप इस तरीके से आप रिकमेंडेड यूज़ कर सकते हैं। बाकी नोट पॉइंट भी कुछ लिखा है हमने कि इन JSP द डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप इज़ दिस which tells browser to treat the output as an HTML web page with Latin 1 encoding, इसको Latin 1 encoding बोलते हैं। However, we can change this default content type using content type attribute, हम change कर सकते हैं। ठीक है? For example, if you want the page return to page to return plain text instead of HTML, we can set content type text plain। दिखाया था ये करके हमने, एक्सप्लेन किया, तो क्या हुआ था बताइए? टेक्स्ट आया था सर। हाँ, HTML सब गया भाड़ में, सब का सब टेक्स्ट बन गया। इसी तरह जेसन फॉर्मेट में करना चाहे तो ये हम आगे पढ़ेंगे, जेसन कर सकते हो, PDF कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कंटेंट टाइप आप दे सकते हो। पेज इनकोडिंग एट्रीब्यूट, द पेज इनकोडिंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कैरेक्टर इनकोडिंग used to read the JSP source file itself। भाई JSP फाइल जब आपकी कंपाइल होगी उस समय, it tells the JSP engine how to interpret the bytes in the JSP file, how to interpret the bytes in the JSP file as character when compiling it। ठीक है, कंपाइलेशन के समय ये इनकोडिंग टेक्निक का यूज होकर के वो कंपाइल होगा। ठीक है। Why is page encoding important? JSP source file may contain non-ASCII character like Unicode symbols हो सकते हैं, बहुत जर्मन हो सकते हैं, तेलुगु, तमिल, मराठी, कुछ भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि वो भी प्रॉपरली प्रोसेस होके उसका बाइट जनरेट हो, तो उसके लिए पेज इनकोडिंग टेक्निक आप लगाएंगे। टू करेक्टली प्रोसेस एंड डिस्प्ले दिस कैरेक्टर, द JSP इंजन नीड्स टू नो द इनकोडिंग ऑफ द JSP फाइल, कि कैसे आप उसको इनकोड कर, उसी हिसाब से फिर वो आगे डिकोड भी हो जाएगी। If the encoding is not specified or mismatched, characters may appear garbage or cause error। कई बार क्रॉस दिखने लगता है ऐसे, अगर प्रॉपर इनकोडिंग नहीं लगाओगे और कोई एकदम कोई यूनिकोड आप सिंबल लिए हो, कोई फ्रेंच, लैटिन वैटिन कोई अलग सिंबल आप यूज़ किए हो, तो अगर कैरेक्टर इनकोडिंग नहीं सही से यूज़ करोगे तो क्रॉस दिखाने लगेगा, इसलिए यूज़ करना चाहिए हमें। कैसे यूज़ कर सकते हैं? इस तरीके से। बाकी इंपोर्ट एट्रीब्यूट हमने बताया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, आप जानते हो इंपोर्ट करना। सेशन हमने बताया, सिंपल सी बात है भाई, सेशन को ट्रू कर सकते हो या फॉल्स कर सकते हो। फॉल्स करने से क्या होगा बताएं आप हमें, सेशन को फॉल्स करने से क्या होगा? सर सेशन लॉग आउट हो जाएगा। सेशन लॉग आउट हो जाएगा? अरे भाई मत ज्यादती करो। सेशन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा हाँ, सर। द JSP पेज विल नॉट क्रिएट और यूज सेशन ऑब्जेक्ट। जहां पे आप, जिस पे आपको सेशन ट्रैकिंग नहीं करनी है, वहां पे आप सेशन को फॉल्स, इजिली इग्नोर्ड, हम आगे बात करेंगे जब हम GSTL पढ़ेंगे। ठीक है, और हल्का फुल्का लिखा है हमने, फॉल्स करोगे तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है वो आपको डिस्प्ले होगी, अगर ट्रू कर दोगे तो एक्सप्रेशन इग्नोर हो जाएगा। छोड़ दो इसको, ये हम तो ऐसे सीखने वाले हैं, लिख दिया फिर भी हमने। एरर पेज एंड इज एरर पेज, एरर पेज से हम बताते हैं कि भाई एक्सेप्शन आने पे कहाँ जाना है, एरर हैंडलर डॉट JSP पे जैसे जाना है, और इज एरर पेज जहाँ पे जाना है वहाँ पे हमें एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट अगर चाहिए ही रहेगा, तो वहाँ पे हम इज एरर पेज ट्रू कर देते हैं। दिस पेज कैन डिस्प्ले डिटेल्स अबाउट द एक्सेप्शन, मतलब होगा क्या, व्हेन एरर पेज इज ट्रू इज सेट, द JSP पेज ऑटोमेटिकली गेट्स द एक्सेस टू एन इम्प्लिसिट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो अगर एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप एरर पेज को ट्रू कर देंगे। ठीक है, चलो लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज ही नहीं है इसका, तो मोस्ट JSP कंटेनर्स ओनली सपोर्ट जावा फॉर स्क्रिप्टिंग, तो स्क्रिप्टेड टैग के अंदर हम जावा ही लिखते हैं, इसलिए लैंग्वेज एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है। इन अर्ली JSP वर्जन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वर पॉसिबल लाइक जावास्क्रिप्ट, बट मॉडर्न JSP ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज जावा, तो नीड ही नहीं है इसकी। ठीक है, चलो आगे चलो।
यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाई स्पेसिफाइंग इट, यूजली यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई इट बिकॉज जावा इज द डिफॉल्ट, बट इट्स गुड प्रैक्टिस, ठीक है, क्लैरिटी के लिए, दिखने के लिए। बफर एट्रीब्यूट आप हमें समझा दे, बफर का क्या काम है, बिना देखे चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बफर। कौन बताएगा बफर एट्रीब्यूट? बफर नन कर देंगे तो क्या होगा, बफर अगर 8 के भी सेट कर दिए तो क्या होगा? अरे अभी अभी तो बताया था। बफर 8 केबी का होता है बाय डिफॉल्ट। अगर उसमें जो भी हमें रिस्पांस जनरेट होता है पहले उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। सपोज हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा तो वो तुरंत हमें क्लाइंट साइड पे दूसरे error.jsp पे हमें exception.jsp के पेज पे ले जा सकता है। हाँ, मतलब सिर्फ हमें और आउटपुट छोड़ के सिर्फ एक्सेप्शन प्रिंट करेगा। हाँ, वो एक्सेप्शन प्रिंट करेगा। हाँ, और बफर की वैल्यू नन कर देंगे तो स्ट्रीमिंग हो जाएगी, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। मतलब बफर अगर आपने रखा है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, बफर में स्टोर होकर जाएगा। बफर नन होगा तो इमीडिएट। तो अगर आप स्ट्रीमिंग जैसा कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बफर नन रखेंगे, और अगर आप स्ट्रीमिंग वाला एप्लीकेशन नहीं बना रहे तो बफर की कुछ वैल्यू ज़रूर आप रखें, ताकि सर्वर को टाइम मिले अपने कोड को एनालाइज करने के लिए एंड देन फाइनल आउटपुट जनरेट करने के लिए। चलो, ये बफर का सीन हमने बताया था। मैक्सिमम बफर साइज़ मैंने बताया था कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है? वेरी लार्ज वैल्यू माइट कॉज़ मेमोरी और परफॉर्मेंस इश्यू। द बफर इज़ स्टोर्ड पर रिक्वेस्ट, सो 100 और लार्ज बफर कैन कंज्यूम मेमोरी फास्ट, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखें। चलो, इंक्लूड डायरेक्टिव की बात करें तो इंक्लूड डायरेक्टिव अभी हमने बताया कि द इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू स्टैटिकली इंक्लूड द कंटेंट ऑफ वन जेएसपी फाइल इनटू अनदर एट कंपाइल टाइम। ये तो हमने आपको यूज करके दिखाई दिया था प्रॉपर्ली। चलो, ये हो गया। जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट, सेशन, एप्लीकेशन, ये सब हमने लिख दिया। ये तो अभी अभी बात हुई थी, तो ये तो सब समझ ही रहो। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये आपको HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट, मतलब सॉलिड रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट देता है। HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट उसका चाइल्ड है, तो आप बोल सकते हो। तो ये HTTP सॉलिड रिस्पॉन्स इससे मिल जाएगा, जेएसपी राइटर मिल जाएगा, यहाँ सेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सॉलिड कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, सॉलिड कॉन्फिग मिल जाएगा। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा जिससे कई सारा काम कर सकते हो। पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप, तो हमने बताया था आपको कोड में, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इससे आप कई सारे काम कर सकते हैं। अदर स्टफ में आप रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, मतलब ऑलराउंडर ऑब्जेक्ट। बाकी इसके बाद कौन सा पेज ऑब्जेक्ट यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है? ये आपको वो ऑब्जेक्ट देता है जिस मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट देता है जिस क्लास में आपकी जेएसपी कन्वर्ट हुई होती है। सॉलिड भी एक क्लास होती है ना, तो आपकी जेएसपी मान लो XYZ सॉलिड में कन्वर्ट हुई, उसका ऑब्जेक्ट बना, तो वही ऑब्जेक्ट आपको ये देता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेयरली। एक्सेप्शन आप जान ही रहे हो भाई, एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो कि एक्सेप्शन को प्रिंट करता है। तो ये पूरा हमारा रहा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने जेएसपी के डायरेक्टिव्स को समझा। 2 डायरेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया, इंक्लूड डायरेक्टिव और पेज डायरेक्टिव। कल के सेशन में हम लोग का टैगलिब डायरेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो टैगलिब कंप्लीट होने के बाद कितना तारीख है आज? चलो पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, फिर बाकी हम डिस्कशन कर लेते हैं।